बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टरनेटर या कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर। इसमें दो बेसिक पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, दे आर कॉल्ड एज द कंट्रीब्यूटिंग पार्ट्स। एक स्टेटर हो गया और एक रोटर हो गया। ठीक है, स्टेटर क्या है? स्टेटर का लफ्ज स्टेशनरी से आया है, जो मूवमेंट नहीं करता, एक ही जगह पे स्टेशनरी रहेगा। द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैविंग स्टील लैमिनेशंस। एक कोर होती है स्टेटर की, ठीक है जी, वही फेरोमैग्नेटिक कोर होगी, उसकी स्टील लैमिनेशंस की जाती हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जाए। हैविंग स्लॉट्स ऑन इट्स इनर पेरिफेरी, यहाँ पर उसके वो उनसे स्लॉट्स लिए जाते हैं, हिस्से बनाए जाते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे क्लासेस के अंदर टाइम टेबल के अंदर स्लॉट्स होते हैं, इसी तरह सेम स्लॉट्स जो हैं वो स्टेटर के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि इन स्टेटर्स इस स्लॉट से कंडक्टर्स को की कंस्ट्रक्शन की जाए और कंडक्टर्स की वाइंडिंग बनाई जाए। और वाइंडिंग स्टार के अंदर बनानी है, डेल्टा के अंदर बनानी है, थ्री फेज बनानी है, या उसकी वाइंडिंग की जो टाइप्स हैं उनमें से किसकी बनानी है, ये स्लॉट से कंडक्टर्स की शेप्स बनाते हैं। ठीक है जी, तब जाके स्टेटर की जो फील्ड पैदा होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अ थ्री फेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स विच सर्व्स एज आर्मेचर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग की स्टेटर वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या हुआ? आर्मेचर वाइंडिंग। एसी के अंदर में से आर्मेचर कहेंगे, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन जब बात आएगी डीसी की, तो डीसी के अंदर द रोटेटिंग पार्ट इज कॉल्ड आर्मेचर। डीसी में जरा सा कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां पे आर्मेचर का लफ्ज हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रोटेशनल पार्ट के लिए। यहां पे हम स्टेटर के लिए आर्मेचर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, स्टेटर और आर्मेचर एसी के अंदर। ठीक है जी, स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग्स। ठीक है जी, आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार एंड न्यूट्रल इज ग्राउंडेड में बी कनेक्टेड इन डेल्टा। या स्टार के अंदर कनेक्ट होती है, डेल्टा के कनेक्ट डेल्टा बनाती हैं उन वाइंडिंग से। तो वो जो वाइंडिंग्स बनती हैं, उन वाइंडिंग्स के नाम क्या हैं, उसको कहते हैं। किसी को एक टाइप उनमें से है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटेड लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, कंसेंट्रिक और स्पाइरल वाइंडिंग। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं स्टेटर वाइंडिंग्स की। ये सिर्फ नाम पता होना चाहिए, पहले हम इसके डिटेल भी डिस्कस करते थे, लेकिन फिलहाल इसको बस सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये वाइंडिंग्स हैं स्टेटर की, याद रखिएगा। आगे है रोटर। तो इट इज द रोटर का लफ्ज रोटेशन से आया, ठीक है जी, मूवमेंट से। इट इज द रोटेशनल पार्ट ऑफ द मशीन विच कैरीज फील्ड वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग्स का दूसरा नाम क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग, याद रखिएगा, रोटर वाइंडिंग्स और फील्ड वाइंडिंग। बिकॉज यहां पर जो फील्ड पैदा होती है थ्रू एक्साइटेशन फील्ड पैदा होती है। या परमानेंट मैग्नेट्स हो तो जो फील्ड पैदा होगी उसे कहेंगे फील्ड पैदा होगी उसकी वजह से। जो परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से जो फील्ड पैदा होगी उसके लिए वाइंडिंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो वाइंडिंग इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि वही मैग्नेटिक अफेक्ट पैदा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट पैदा हो, फील्ड जनरेट हो। ठीक है, तो जिस तरह कि हमने कहा था कि बाहर मैग्नेट होता है, तो उसके कंपैसिटर रखें तो ट्रेस करें पाथ को, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का पाथ पता चलेगा। ठीक हो गया। या हम ये कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पे सॉलिनॉइड बना दें, उसको करंट दे दें और इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सॉलिनॉइड विल एक्ट एज अ बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर कन्वेंशनल डिस्कस कर रहे हैं, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में रोटर के पास परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है, तो रोटर के कंडक्टर्स हैं और उस कंडक्टर्स पर हमने वाइंडिंग्स रोटर के कंडक्टर्स हैं जो फील्ड वाइंडिंग सर्व कर रही हैं। ठीक है, जिन्हें हम एक्साइटेशन देंगे। सप्लाइड विद डीसी, रोटर को डीसी वोल्टेज सप्लाई की जाती है थ्रू टू स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं ये भी आप बताएंगे, जो पाथ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए। एंड कार्बन ब्रशेस, जाके कनेक्शन बन जाए इंसुलेशन का, जहां पर जो है वो करंट ने आना है। मेक्स एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है जी, कार्बन ब्रशेस मेक्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ द डीसी सप्लाई इनसाइड द रोटर टू द स्लिप रिंग्स। ठीक है जी, रोटर से स्लिप रिंग्स तक ये पाथ प्रोवाइड करता है। स्लिप रिंग्स प्रोवाइड्स पाथ टू द पावर फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम रोटर टू द स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां पर हम देख लें कि आगे हम देखेंगे कि जो वाइंडिंग हमारे पास फिगर्स बनी हुई हैं इसमें, जिससे रोटर की मजीद क्लैरिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम इसको कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि कितनी किस्म के रोटर की टू मेन टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सेलिएंट पोल रोटर या प्रोजेक्टिंग पोल टाइप रोटर, दूसरे को कहेंगे नॉन सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल और राउंड रोटर।
ठीक है जी। अब ये हर टाइप के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोजेक्टिंग पोल टाइप रोटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मेन फीचर्स के क्या हैं। मेन फीचर्स इस प्रोजेक्टिंग पोल के टाइप की ये है कि एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म। रोटर और स्टेटर के दरमियान, याद रखिएगा, रोटर और स्टेटर के दरमियान जो गैप होता है उसे कहते हैं, मेनली उसको कहते हैं एयर गैप। क्या कहते हैं? एयर गैप। तो एयर गैप की पावर भी अपनी होती है। खैर यहाँ पर वो एयर गैप को डिस्कस करते हुए कह रहा है कि एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है जी, यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। डायामीटर इज हाई, इस रोटर का डायामीटर इज हाई एंड एक्सियल लेंथ इज स्मॉल। ठीक है जी, एक्सियल लेंथ स्मॉल होती है और डायामीटर इज हाई। मैकेनिकली फीबल है, यानी कि ये इतना, इसको अगर ज्यादा स्पीड से रोटेट कराया जाए इस रोटर को तो इसकी डैमेजिंग का बहुत बड़ा खतरा है। तो मैकेनिकली इतना रोबस्ट नहीं है हाई स्पीड्स पे। ठीक है, यूज्ड इन लो स्पीड अल्टरनेटर्स। ठीक है, लो स्पीड अल्टरनेटर्स पे, ये स्पीड अल्टरनेटर का मतलब है इसकी मैक्सिमम स्पीड जो हमारे पास होती है वो 500 टू, इसने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जरा सा ठीक करना है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रेस करना है, ये टाइपो हो गई है। ये है जी गालबन 120 या 150, इसको जीरो को हटाना है, 150 टू 500 आरपीएम है, बस ये गलत लिखा हुआ है, 3000 तक नहीं होती, 500 तक होती है। 150 टू 500 आरपीएम, 500 आरपीएम या 600, इससे ऊपर नहीं जाता ये रोटर। तो उसकी स्पीड लो स्पीड अल्टरनेटर्स, इसलिए से कहते हैं लो स्पीड अल्टरनेटर्स। ये 120 टू 500 आरपीएम या 600 आरपीएम हो जाता है, दैट्स वाई लो स्पीड अल्टरनेटर्स। चूंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है जी, और डायमीटर इसका बड़ा होता है, डायमीटर इसका बड़ा है, ठीक है जी, डायमीटर इसका बड़ा है, साइज इसका बड़ा होता है, हाई मैकेनिकल इनर्शिया होता है। तो इसके लिए जो प्राइम मूवर इस्तेमाल होते हैं वो वाटर टर्बाइंस होते हैं। वाटर टर्बाइंस आर बेसिकली यूज्ड, जो वाटर पानी का बहाव जो है इनकी रोटेशन करवा सकता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है। ठीक है, सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड। अब ये क्या चीज है डैम्पर वाइंडिंग, ये आगे हमारे पास आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस पैदा होती हैं इस रोटर के अंदर जब लोड वेरी करता है या डिस्टर्बेंसेस या फॉल्ट्स आती हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में। तो हमारे पास रोटर के अंदर क्या आता है जी, डिस्टर्बेंस आती है, फ्लक्चुएशंस आती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं रोटर के लिए, एक्स्ट्रा वाइंडिंग्स, उसे कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग, डैम्प आउट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड। अच्छा, रेटिंग इज हायर फॉर सेम साइज कंपेयर टू द सेलिएंट पोल। इसकी जो आउटपुट है वो ज्यादा है, ठीक है जी, फॉर द सेम साइज अगर इसका और दूसरे रोटर का बराबर हो तो ये आउटपुट दोनों का बराबर होगा। ठीक है जी, ऑपरेट्स इन गलत लिखा हुआ है 150 टू 500 आरपीएम। ठीक है जी, ये एक रोटर है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टिंग पोल टाइप रोटर और सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास है साइलेंड्रिकल, जिसका दूसरा नाम क्या है, राउंड रोटर। तीसरा नाम नॉन सेलिएंट टाइप रोटर। इससे उल्टा जो होता है वो ये वाला रोटर है, सिलेंड्रिकल, राउंड या सेलिएंट पोल रोटर। इसमें क्या है, उल्टा है, एयर गैप इज यूनिफॉर्म। ठीक है, पोल्स आर नॉन प्रोजेक्टिंग टाइप, अंदर ही होते हैं सारे, नॉन प्रोजेक्टिंग होते हैं। उसके प्रोजेक्टिंग इसलिए होते हैं वो बाहर निकले होते हैं, इसके अंदर होते हैं। जिस तरह आप हाथ दोनों फैलाएं, हम हाथ दोनों बार फैलाएं तो हाथ बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड है, लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोजेक्टिंग है, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है, पोल्स के बाहर नहीं निकले हुए होते। डायमीटर इज स्मॉल, ठीक है, उसका उल्टा है, डायमीटर स्मॉल साइज इसका कम होता है। एंड एक्सियल लेंथ इज लार्ज, लेंथ इसकी लार्ज होती है। मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, हाई स्पीड्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, डैमेजिंग का खतरा ज्यादा नहीं होता। यूज्ड इन हाई स्पीड अल्टरनेटर्स, यहाँ पे एक गलती ऊपर कर दी, यूज्ड इन बिल्कुल ठीक नहीं लिखा हुआ है, लो स्पीड है, आउटपुट कम होता है, लो स्पीड अल्टरनेटर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैं समझा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे जी। चूंकि सिलेंड्रिकल है तो क्या है, यूज्ड इन हाई स्पीड अल्टरनेटर, हाई आउटपुट होता है। और आउटपुट हायर क्यों होता है, इसकी स्पीड यहाँ पे इसने लिखी है, अब सही लिखी हुई है। इसकी स्पीड जो होती है 1500 टू 3000 आरपीएम, यानी 1 मिनट के अंदर
1 मिनट के अंदर ये वाला जो रोटर है हमारे पास सिलेंड्रिकल, ये 3000 आरपीएम करता है पर मिनट है, रेवोल्यूशंस पर मिनट है। तो ये 3000 है, इतनी हाई स्पीड होती है इसकी। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर्स है, बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड अल्टरनेटर्स, इसका मतलब इसका आउटपुट भी ज्यादा होगा। सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाहर की तरफ मैकेनिकली इनर्शिया को ज्यादा नहीं कर रहा होता, बाहर नहीं निकला हुआ होता, ज्यादा इसके लिए सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग की जरूरत नहीं है। शायद कोई स्पेशल केसेस उसकी रिक्वायर्ड भी हो, बना भी सकते हैं। रेटिंग इज हायर फॉर सेम साइज, ये गलत लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे उसने डुप्लीकेट की है, ये वाली चीज आई थिंक सो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लो स्पीड, बस ये इसको खत्म कर दें। ये सेलियंट से ये वाली जो इसने फीचर लिखा हुआ है इसको इरेज कर लें, ठीक है। ये फीचर सिर्फ इसके लिए है। रेटिंग इज हायर, इसकी रेटिंग हायर होती है फॉर सेम साइज, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि साइज अगर सेम हो, ठीक है जी, साइज अगर सेम हो सिलेंड्रिकल का और उसका सेलियंट का, तो हमारे पास आउटपुट जो देगा इसकी हायर होगी, बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा है। इसके लिए स्टीम इंजन की जरूरत होती है, यहाँ पे इसने आई थिंक सो नहीं लिखा। यहाँ पे इसको किसकी जरूरत होती है? स्टीम इंजन, प्राइमोर यूज आर लिखा हुआ है, स्टीम टर्बाइंस। स्टीम टर्बाइंस, स्टीम ही इतनी पावर प्रोड्यूस करती है जिससे 3000 आरपीएम हमारे पास आती है। उससे हमारे पास रेटिंग स्पीड हायर होगी, आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट से हमारे पास रेटिंग इज हायर, पावर डिलीवर्ड जो अपरेंट पावर होगी वो ज्यादा होगी इसकी, ठीक है। बाकी ये दो फीचर्स हैं। आगे हमारे पास है रोटर के लिए जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग हम सेलियंट पोल पे करते हैं, वो क्या है? डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है जी। डैम्पर वाइंडिंग क्या है? डैम्पर वाइंडिंग का दूसरा नाम याद रखिएगा, स्क्विरल केज वाइंडिंग। ऐसे स्क्विरल केज वाइंडिंग है, इसकी शेप ऐसी होती है जैसे गुलहरी का पिंजरा, गुलहरी का केज, तो यहां से उसका नाम आया है स्क्विरल केज वाइंडिंग, ठीक है। यूज्ड टू डैम्प आउट द ऑसिलेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द रोटर। ऑसिलेशंस पैदा होती हैं, मैकेनिकल ऑसिलेशंस होती हैं जिससे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा होती हैं, ठीक है जी। तो मैकेनिकल ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस टू डैम्प आउट द ऑसिलेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द रोटर, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस, इससे इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं, इससे मैकेनिकल वाइब्रेशन भी हो सकती है। एज द लोड वेरीज, एज द लोड वेरीज, एज द लोड वेरीज, याद रखिएगा। लोड की फ्लक्चुएशन की वजह से रोटर के अंदर ऑसिलेशंस आती हैं, डिस्टर्बेंसेस आती हैं। उस डिस्टर्बेंसेस की वजह से फ्लक्चुएशंस आती हैं इलेक्ट्रिकल, उसको डैम्प आउट करने के लिए एक्स्ट्रा वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग। डैम्प मींस डैम्प आउट, खत्म कर दें। व्हेन लोड वेरीज, जब लोड वेरी करता है तो रोटर स्पीड बिगिंस टू फ्लक्चुएट। अब लोड जब बढ़ता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हुई का मतलब यह है कि रोटर की स्पीड कम हो जाएगी। पहले रोटर 3000 आरपीएम पे चल रहा था, लोड इंक्रीज हुआ तो रोटर की स्पीड कम हो गई, 2990 पे चली गई, 2990 आरपीएम चली गई, 10 आरपीएम कम हो गए। अब लोड कम हुआ, लोड कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब यह है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 3010 आरपीएम पे चला गया, ठीक है जी। तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो ये लोड ऊपर नीचे जो हो रहा है उसकी वजह से 10 ऊपर 10 नीचे, या सम वैल्यू ऊपर सम वैल्यू नीचे, तो उसकी फ्लक्चुएशंस पैदा होंगी। ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। स्पीड वेरिएशंस अबव एंड बिलो सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि जिस स्पीड पे इसकी रेटेड स्पीड है, जो रेटेड स्पीड है इसकी जनरेटर की या अल्टरनेटर की, उस स्पीड से अबव और बिलो फ्लक्चुएशंस पैदा होंगी जब लोड वेरी करेगा, ठीक है। A voltage is induced in the squirrel cage windings। अच्छा, ये फ्लक्चुएशंस पैदा हो रही है ना, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज आ रहा है अंदर। इस फ्लक्चुएशंस के पैदा करने की वजह से, स्पीड की फ्लक्चुएशंस पैदा करने की वजह से, रोटर के अंदर ऑसिलेशंस पैदा करने की वजह से जो स्टेटर की जो फील्ड थी, ठीक है जी, अब फील्ड वो हो गई है, रोटर के अंदर चेंज आने लग गई है। पहले चेंज नहीं थी, पहले वो रेटेड स्पीड में चल रहा था, चेंज नहीं, d5/dt 0 था। अब चेंज आई है तो d5/dt भी होगा। तो जब d5/dt होगा तो वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, बिकॉज फील्ड इज यूनिफॉर्म, कंडक्टर इज मूविंग, वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द स्क्विरल केज वाइंडिंग, ठीक है जी। As a result, the current that flows in the winding reacts with the magnetic field of the stator। बिल्कुल बात सही है। The forces that develops damp out the oscillations। क्या मतलब हुआ?
इफ जो वोल्टेज रिड्यूस हुई, इस वोल्टेज की वजह से करंट पैदा हुआ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्ट अपॉन इट, फोर्स पैदा होंगे। अब ये जो फोर्सेस पैदा होंगे ये फोर्सेस इन रिएक्शन टू द ऑपोजिशन, यानी कि पहले स्टेटर की फोर्सेस थी, इस पे एक्ट करेंगी तो इससे करंट पैदा हो रहा है, ठीक है, जिससे करंट पैदा हो रहा है, इससे वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस हो रहा है, फोर्सेस पैदा हो रही है। जो फोर्सेस ऑसिलेशंस की वजह से पैदा होंगी वो इन ऑपोजिशन एक्ट करेंगी और उसको जो स्टेटर की जो फील्ड है उसको जो है वो उसके खिलाफ ऑपोजिशन में काम करेंगी और उसको डैम्पिंग से रोके, मतलब उसको डैम्प आउट कर देंगी ऑसिलेशंस को, जो ऑसिलेशंस पैदा हो रही हैं लोड की फ्लक्चुएशन की वजह से। क्योंकि लोड फ्लक्चुएट हुआ तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज हुआ, वोल्टेज हुई। अब यहां पर वोल्टेज इंड्यूस से करंट हुआ, करंट से फोर्स पैदा हुई। ये जो फोर्स अब पैदा हुई है ये पिछली फोर्स को अपोज करेगी, जिसकी वजह से डैम्पर वाइंडिंग की मदद से हम जो है वो इन ऑसिलेशंस की वजह से इलेक्ट्रिकल जो चेंज आ रहा है अंदर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है कि नहीं, उसको जो है वो डैम्प आउट कर देंगी। ठीक है जी। द फोर्सेस दैट डेवलप्स, वो जो फोर्सेस डेवलप हुई हैं चेंज की वजह से, डैम्प आउट द ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेशंस को डैम्प करेंगी और रोटर की स्पीड भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। रोटर की स्पीड 3000 आरपीएम तक ही रहेगी। ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स, ये बहुत फेमस वो है रिलेशनशिप है और एसी जनरेटर की, एसी अल्टरनेटर की और एसी सिंक्रोनस जनरेटर की। द सिंक्रोनस स्पीड जिसपे रोटर और सिंक्रोनस दोनों आपस में क्या होती हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F/P। ये गलत लिखा है इधर से, ये भी इसको भी चेंज नोट कर लें, यहां पे 120 होगा। अच्छा 120 F/P RPM, ये RPM होगा, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये हो जाएगा RPS, फिर 2 आएगा, फिर ये ठीक है, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। NS इज इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, RPM में होगा, ठीक है। जब इसको RPS में कन्वर्ट करेंगे, RPS में, तो ये हो जाएगा 2 F/P। यहां पे भी इसने ठीक नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिखना चाहिए था NS इज इक्वल टू 2 F/P, फिर वहां से P की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन ये गलत किया हुआ है स्टूडेंट ने। 120 लिखेंगे, यहां पे होगा 120 F/P RPM, ये फेमस फार्मूला है 120 F/P। 120 F/P यानी कि सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 इनटू FS, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी जिसपे सिंक्रोनाइज्ड हुई है, तो हमारे पास 50 है, बाहर 60 भी है, 50 या 60 होगा, डिवाइडेड बाय P आर द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर या रोटर, दोनों बराबर होते हैं, P आर द पोल्स। ठीक है जी। यहां पे हो जाएगा 120 F/P और यहां पे हो जाएगा 2 F/P RPS, ये याद रख लें। एक्साइटेशन सिस्टम, मैंने कहा था हम कन्वेंशनल जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो कन्वेंशनल जनरेटर के अंदर है एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम का मतलब है कि रोटर को कैसे एक्साइट किया जाए। रोटर की भी वाइंडिंग होती है, ठीक, उसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। उसको हम एक्साइट करेंगे तो उससे फील्ड प्रोड्यूस होगी और जिससे आगे एसी जनरेटर का मैकेनिज्म या एसी उसका सिंक्रोनस जनरेटर का मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा। ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड कॉइल्स या रोटर कॉइल्स, बोथ फॉर द अल्टरनेटर्स और मोटर्स, दोनों के लिए, मोटर हो कन्वेंशनल या जनरेटर हो, तो हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन सिस्टम रोटर के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन चूंकि जब बात आएगी उसकी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज की, तो वो तो ब्रशलेस सिस्टम्स हैं और फिर एडवांस स्टैटिक कंट्रोल है, फिर उससे आगे जो है परमानेंट मैग्नेट वाले आ जाते हैं, उनमें तो ये चीजें एक्साइटेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होती। तो जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, बहुत आगे चली गई है, तो ये चीजें रिक्वायर्ड फिर नहीं होती जब वो वाले टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं ताकि चीजें बहुत क्लियर क्लैरिफाई हो, तो द कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड अपॉन द कन्वेंशनल एसी जनरेटर्स। ठीक है जी। फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड टू, वो जो कॉइल्स होती हैं रोटर के ऊपर, कनेक्टेड टू 125 to 600 वोल्ट डीसी, 125 to 600 वोल्ट डीसी, वेरी लार्ज नंबर। ये छोटा नजर आ रहा है, एसी से ये बहुत बड़ा होता है फिगर में। एसी की 600 वोल्ट इज लेस
in magnitude intensity as compared to 600 volt DC source. In many cases, the exciting current is obtained या तो डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दो या फ्रॉम डीसी जनरेटर्स विच आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स. डीसी जनरेटर भी लगा लेते हैं. रोटर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी वो होती है. अब ये समझें कि जी ब्लॉक के एक एंड से एक्सियल लेंथ हम कंसिडर करें ब्रेड्थ वाइज, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो स्टेटर होगा बड़ा वाला जो पूरे उसके लिए होता है, ग्रिड स्टेशन के लिए होता है. ठीक है. फिर आप अंदाजा लगाएं कि वो नीचे से लेके और ऊपर तक थर्ड फ्लोर से जरा सा कम या इस तक उसकी वो ग्राउंड फ्लोर से उसकी हाइट होगी. और जब रोटर सिस्टम उसके अंदर होगा, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर होगा तो वो फ्रॉम वन साइड, एक साइड जी ब्लॉक का ले लें और उसके दूसरे लेंथ ब्रेड्थ तक जाएं, दूसरे साइड तक, तो हम अंदाजा लगाएं इतना बड़ा वो कन्वेंशनल जनरेटर होते थे जो कन्वेंशनल हमारे पास है, इतने बड़े बड़े. तो उसकी आवाज ऐसी थी कि बंदा एक ग्रिड स्टेशन में जाए तो दूसरे की आवाज नहीं सुन सकता, इतनी आवाज पैदा होती है उससे. फिर एक साइड पे खड़ा हुआ बंदा तो दूसरे बंदा नजर ही नहीं आता कि दूसरी तरफ की तरफ खड़ा हुआ है, आवाज भी सुनाई नहीं देती. इस तरह के हमारे पास कन्वेंशन सिस्टम है. ठीक है. आज भी जो हमारे पास लेटेस्ट जनरेटर्स आए हैं उनकी भी थोड़ा सा उनके अंदर एडवांसमेंट आई है, उससे साइज में भी कमी आई है. और लेकिन उसकी जो नॉइज है, नॉइज इज अभी प्रॉब्लम, वो अभी तक वो हल नहीं हुआ. ठीक है. तो नॉइज और थंडर जो पैदा होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, वो हल नहीं हुआ. तो अभी भी हम जाए तो आप आवाज आपको दूसरे बंदे की उस नॉइज के अंदर नहीं सुनाई देगी, चीखना पड़ेगा या कान बहरे होंगे, इतनी नॉइज पैदा होती है वहां पे. ठीक है. 600 वोल्ट डीसी, तो डीसी जनरेटर्स भी वहां पे रोटर की शाफ्ट पे हम लगा सकते हैं जिससे हम डीसी करंट ऑब्टेन करें या 600 वोल्ट आउटपुट लें. नाउअडेज अब स्टैटिक एक्साइटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल आ गया है हमारे पास. स्टैटिक एक्साइटर्स यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ट्राइक, डायक, डायोड्स, रेक्टिफायर्स, एसी रेक्टिफायर, जी जो भी आप नाम सुनेंगे आगे जब पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये आपको फेमिलियर हो जाएंगे, आर कॉमनली यूज्ड. ब्रशलेस एक्साइटर्स लेटेस्ट आ गए हैं. ठीक है जी. उससे भी आ गए हैं ब्रशलेस. ये जो ब्रशेज हम कार्बन ब्रशेज इस्तेमाल करते थे ना, अभी मैंने नाम जो लिया आपका, इसके थ्रू कनेक्शन बनते हैं. तब कार्बन ब्रशेस को इस्तेमाल ही नहीं करते. एक तो कार्बन ब्रशेस की कॉस्ट होती है बड़ी ज्यादा, फिर कार्बन ब्रशेस वक्त के साथ वियर एंड टियर इनका स्टार्ट होता है, फिर इनकी कार्बन डस्ट होती है, फिर इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है. तो इसको खत्म करने के लिए ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम इस्तेमाल आ गया है. ब्रशलेस एक्साइटर्स आ गए हैं, इस्तेमाल करते हैं जो कनेक्शंस बनाते हैं रोटर के और स्लिप रिंग्स का आपस में. इलिमिनेट्स प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रश वियर एंड कार्बन डस्ट ऑन द एज एक्सपीरियंस इन कन्वेंशनल डीसी सिस्टम्स. ठीक है. अब ये सही फार्मूला लिखा है, देखें ये जो फार्मूला ऊपर लिखा था मैंने आपको कहा था ये गलत है, इट्स रॉन्ग. ये ठीक है ना, ये 2f/p नहीं होता, ये 120 होता है, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं. तो अब यहाँ पे सही लिखा हुआ स्टूडेंट ने, ns इक्वल टू 120 f/p rpm रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट. तो ns इक्वल टू 2f/p. दिस इज द फेमस फार्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. ये सिंक्रोनस स्पीड है. ns इज इक्वल टू 120 fs सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी जिसमें सिंक्रोनाइज हुए डिवाइडेड बाय p. ठीक है जी. ये प्रोड्यूस होगी. अब है जी, इससे आगे हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर. यहां से आपको आसानी से समझाऊं. Let us consider that we have a rotor field winding. ये आप देख रहे हैं हमारे पास
डीसी की होता ये है हमारे पास के कन्वेंशनल एसी जनरेटर्स के अंदर इस तरह होता है कि हम अगर आपको यहाँ पे जो कि ऑनलाइन है तो जरा सा थोड़ी चीजें जबान से होगी, व्हाइट बोर्ड सामने हो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। मैं आपको समझाने के लिए बात सुना रहा हूँ, आप जरा इस तरह पार्ट उसे देखें। आप समझे कि एक डैम है, उसमें वो वाटर को एक स्पेसिफिक हेड तक रोका हुआ है। लेट्स सपोज 1000 मीटर्स हाइट है वाटर की, 1000 मीटर हेड है, हाइट है उसकी वाटर की, ठीक है। और आगे गेट्स लगे हुए हैं, उन्होंने वाटर को बहने से, फॉल डाउन होने से, ठीक है जी, और प्रेशर फोर्स बनाने से रोका हुआ है, ठीक है। आगे गेट्स के आगे आप ये समझे, अज्यूम करें कि हमारे पास नीचे 1000 मीटर के नीचे हाइट पे एक रास्ता बना हुआ है वाटर के गुजरने का, और आगे जो है टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन की बकेट्स हैं, टरबाइन की ब्लेड्स हैं, जिस पे पानी फॉल डाउन करेगा, प्रेशर के साथ टरबाइन मूव करेगा, ठीक है। टरबाइन के साथ आगे कपल हुआ है रोटर की शाफ्ट, रोटर की शाफ्ट उसके साथ क्या हुई है, कपल हुई है। जब टरबाइन घूमेगा तो रोटर भी घूमेगा, और रोटर के साथ आगे जो है हमारे पास रोटर की स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर स्टेटर है, दरमियान में स्टेटर है, दरमियान में स्टेटर है, पूरे सिंक्रोनस जनरेटर है। इस तरह आप अज्यूम करें। अब आपको फिनोमेना मैं ये समझाता हूँ कि जैसे हम प्राइम मूवर, जो हमारे पास गवर्नर है, गवर्नर कंट्रोल जिसे कहते हैं, गवर्नर या प्राइम मूवर कंट्रोल, जिसके थ्रू आप वाटर के इनपुट सप्लाई करेंगे, मैकेनिकल इनपुट हाइट के थ्रू, हाइट के थ्रू विद हाई प्रेशर, हाई फोर्स वाटर का जब सप्लाई होगा तो वो गेट्स ओपन होंगे तो वो फॉल डाउन करेगा फ्रॉम 1000 मीटर हाइट। अब नजर लगाएं कि छोटी सी जगह होती है पहाड़ की, तो आबशार होती है, तो उससे कितना बड़ा प्रेशर होता है बंदा उसके नीचे नहीं खड़ा हो सकता, वो सर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी हाइट होती है, लेकिन वो पानी का इतना प्रेशर होता है कि बाज़ औक़ात वो बंदा नहीं खड़ा हो सकता। फिर आपने बाज़ औक़ात ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार पानी बहाकर ले गया दरियाई किनारे के पास, जो है वो गाड़ी साफ कर रहा था, तो वाटर का इतना प्रेशर आया पीछे से, ये वो। या बात आपने ये भी सुना होगा कि काम कर रहा था दरिया के किनारे, तो पीछे दरिया की बड़ी लहर आई, तो वो ले गई, तो बड़ी बड़ी चीजें चली गई। फिर आपने ये भी सुना होगा सुनामी हमारे
आया तो उसने कितना बड़ा नुकसान किया। तो तो बात ये है कि वाटर के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर अल्लाह पाक ने रखा है, बहुत बड़ा प्रेशर है वाटर का, बहुत बड़ा प्रेशर है। तो मकानों के मकान और आबादियों की आबादियां इसके अंदर जा सकती हैं। ये आम नॉर्मल सैलाबी हालात की बात है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी इलेक्ट्रिकल मशीन, तो हम कहेंगे कि 1000 मीटर हाइट अगर हो, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बात, तो आप खुद इमेजिन करें कि उसका रास्ता भी बना हुआ हो स्पेसिफिक उसको नीचे करने के लिए, बहाने के लिए, तो वो कितना बड़ा प्रेशर पैदा करेगा। जब वो जैसे प्रेशर के साथ टरबाइन पे जाएगा, गिरेगा, फॉल डाउन होगा, टरबाइन की बड़ी बड़ी बकेट्स लगी होंगी आगे, वो टरबाइन इन जो बकेट्स है, जैसे आपने वो देखा होगा, वो पानी की जो पंजकी होती है जब चलती है तो पानी जो है वो निकलता है, फिर आगे वो पंजकी से, फिर आपने ये भी देखा होगा कहीं पंजाब के कुछ इलाकों में या जो देहात के इलाके हैं, फिर आपने ये भी देखा होगा कि पानी भी निकलता है और साथ साथ जो है उसका क्या काम होता है, उसके थ्रू वो आटा भी पीसने होता है। मतलब ये एग्जाम्पल है आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बात मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो टरबाइन की बकेट्स बहुत तेजी के साथ with high pressure gas will start moving, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि वो टरबाइन जैसे मूव करेगा, टरबाइन की जो सेंट्रल शाफ्ट होती है उसके साथ हमारे रोटर का शाफ्ट कपल होगा। इसका मतलब टरबाइन ने मूवमेंट स्टार्ट की तो आगे क्या हुआ, रोटर की शाफ्ट ने मैकेनिकली मूवमेंट स्टार्ट कर दी। हमने पढ़ा है सेलिएंट पोल, तो हम सेलिएंट पोल को यहाँ पे लेते हैं। सेलिएंट पोल की जो स्पीड थी हमने कहा था 120 आरपीएम टू 500 आरपीएम, तो 500 आरपीएम की स्पीड पे जब जाएगा टरबाइन, तो इसका मतलब है रोटर भी 500 आरपीएम पे चला गया, ठीक है। यहाँ तक हम ये बात तो हमने assumptions के साथ और आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाई। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस फिगर के अंदर, जैसे ही 500 आरपीएम की स्पीड पहुंची, ये 500 आरपीएम की स्पीड इसलिए पर पहुंचाई कि ये सेलिएंट पोल रोटर की सिंक्रोनाइज स्पीड थी, रेटेड स्पीड भी इसमें मैक्सिमम से आगे जा नहीं सकता क्योंकि फिर आगे वो मैकेनिकली इतना रोबस्ट नहीं है, तो मैकेनिक्स की मैक्सिमम स्पीड 500 टू 600 आरपीएम में ज्यादा नहीं होती। उस वक्त हम 500 आरपीएम पे जब पहुंचेगा तो हम डीसी प्लग इन करेंगे। क्या करेंगे, डीसी को प्लग इन करेंगे रोटर में। जैसे डीसी प्लग इन हुआ तो रोटर फील्ड विल बी एक्साइटेड, रोटर कॉइल्स विल बी एक्साइटेड, ये एक्साइट हो जाएंगे सारी। ये एक्साइट
एक्साइट होंगी तो जैसे ये डीसी करंट गुजरेगा तो डीसी करंट गुजरेगा और डीसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। डीसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। एक बात, अब हमने पीछे पढ़ा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन विद डीसी इज जीरो, तो यहाँ पे हमने ईएमएफ की बात की भी नहीं की। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डीसी के अंदर कांस्टेंट फील्ड पैदा हुई है और डीसी कॉइल के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये बात जो डिस्कस की है, सिंस द रोटर is moving with the speed of 500 to 600 rpm, it means that rotor coil, the field produced by the rotor is now not constant, but it is alternating with the position of the rotor। क्योंकि रोटर की पोजीशन मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि रोटर की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी अल्टरनेशन में चली गई, वो भी अल्टरनेशन में चली गई। वो अल्टरनेटिंग फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है अब रोटर से, वो कट करेगी स्टेटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स को। स्टेटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स, ये तीनों कंडक्टर स्टेटर के स्टेशनरी, ये भी तो इसको कट किया इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर, इसको कट किया इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको कट किया इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो 3 फेज आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होगा और वो आगे डिलीवर होगा स्टार और डेल्टा को। जो स्टेटर का आउटपुट है उससे हमारे पास ट्रांसफार्मर और इससे हमारे पास आउटपुट आएगी। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात जरा तवज्जो के साथ सुने, सिंक्रोनाइजेशन की बात है। रोटर की स्पीड कितनी पहुंची, हमने अभी बताया 500 आरपीएम। ठीक है, 500 आरपीएम। अब स्टेटर की जो फील्ड इंड्यूस हुई इसके अंदर इंड्यूस हुई, तो स्टेटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स से इधर भी फील्ड प्रोड्यूस हुई, इधर भी फील्ड प्रोड्यूस हुई, इधर भी फील्ड प्रोड्यूस हुई। ये जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये जो फील्ड प्रोड्यूस होगी स्टेटर के अंदर, इस फील्ड को कहेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की वजह से, रोटर की फील्ड कौन सी थी, वेरिएंग बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एंड मूवमेंट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द स्टेटर, स्टेटर की जो कंडक्टर्स थे वो स्टेशनरी थे, तो फील्ड इज मूविंग, कंडक्टर्स आर एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, डायनामिक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई। ठीक हो गया, Faraday's law, D is equal to minus N d phi by dt।
और जो स्टेटर के अंदर जो फील्ड इंड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये हमारे पास जो ऊपर मैंने NS is equal to 120 F by P। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज यहाँ पे पुट कर लें, 50 यहाँ पर पुट कर लें, पोल्स 10 थे तो 10 यहाँ पर पुट कर लें, तो 10 के साथ ये तो 12 इंटू 50 आ जाएगा, तो 12 6000 या 600 जो भी आंसर जो भी आता है 6000 जो भी, तो ये स्पीड पहुंच जाएगी। ठीक है हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास रोटर के अंदर स्पीड है 500 RPM, 600 RPM, तो जो स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी 600 RPM होगी। वो क्या होगी? 600 RPM होगी। ठीक है जी। जब रोटर के अंदर फील्ड प्रोड्यूस होगी, रोटर के पोल्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। फॉर एग्जांपल अगर रोटर के पोल्स 10 तो स्टेटर के पोल्स होंगे 10। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स बनेंगे, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स बनेंगे, इसकी भी फील्ड बनेगी, इसकी भी फील्ड बनेगी। ये 600 RPM पे है, इसकी भी क्या हो जाएगी? 600 RPM पे हो जाएगी। इसके जो नॉर्थ साउथ पोल्स बनेंगे, इसके भी नॉर्थ साउथ पोल बोलेंगे, लेकिन इसका नॉर्थ इसके साउथ को फॉलो करेगा, फिर इसका नॉर्थ इसका साउथ इसके नॉर्थ को फॉलो करेगा, इसका फिर नॉर्थ इसके साउथ को, इस तरह आपस में ये इंटरलॉक हो जाएंगे। नॉर्थ साउथ की अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, साउथ नॉर्थ की अट्रैक्शन हो जाएगी, आपस में सारे के सारे पोल्स एक दूसरे के इंटरलॉक हो जाएंगे। जब ये इंटरलॉकिंग होगी, इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन हो गई। सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो दे विल बी गेट इंटरलॉक्ड सेम स्पीड पे जो 600 RPM पे है। उस वक्त सिंक्रोनाइजेशन जब हमारे पास होगी तो उसके बाद मैक्सिमम, उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट रेटेड आएगा। यहाँ पे जो भी इसका हुआ 100 MVA, 500 MVA, जितना भी सिंक्रोनस जनरेटर की आउटपुट है, और सिंक्रोनस जनरेटर की आउटपुट भी VS के अंदर होती है। जनरेटर आउटपुट जनरेटर कॉम्प्लेक्स पावर होगा, S is equal to P प्लस माइनस JQ। ठीक है, तो हमारे पास ये वो आउटपुट आएगा इसका सिंक्रोनस जनरेटर का। अब दूसरी बात ये है कि ये आपस में फील्ड्स क्या हो जाएंगी? सिंक्रोनाइज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में लोड वेरी करता है तो अफेक्ट आएगा
stator पे the stator field effect will be reflected back